उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चूनाभट्टी भोपाल से। कक्षा 12वीं की रसायन शास्त्र की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। बच्चों, आज हम रसायन शास्त्र का अध्याय 4 रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन करेंगे। तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ नोट करिए। रासायनिक बलगतिकी के भाग 2 में आइए हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखते हैं। वेग व्यंजक, वेग स्थिरांक, दूसरा पॉइंट है अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, तीसरा पॉइंट है बच्चों आर्हेनियस समीकरण, चौथा है अभिक्रिया की दर व दर स्थिरांक, पांचवा पॉइंट है अभिक्रिया की आणविकता, छठा पॉइंट है अणु संख्यता एवं अभिक्रिया कोटि में अंतर, और लास्ट पॉइंट है हमारा अभिक्रिया की कोटि। आइए देखते हैं, एक एक बिंदु को अपन अध्ययन करेंगे। पहला जो बिंदु है अध्ययन का वो है वेग व्यंजक एवं वेग स्थिरांक। अभिक्रिया वेग का अभिक्रियकों की सांद्रता, अभिक्रियकों मतलब अभिकारकों की सांद्रता के पदों में निरूपण रेट लॉ या वेग नियम कहलाता है। यानी अभिक्रिया वेग को हम अभिकारकों की सांद्रता के पदों में प्रदर्शित करते हैं जब, तो वो क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है रेट लॉ या वेग नियम कहलाता है। इसे वेग समीकरण अथवा वेग व्यंजक भी कहते हैं। आइए गणितीय रूप में देखते हैं। एक सामान्य अभिक्रिया पर हम यहाँ पे एक नजर डालेंगे। एक सामान्य अभिक्रिया क्या है? AA प्लस BB इज इक्वल टू CC प्लस DD। यहाँ पे वेग जो होता है वो अभिकारकों के सांद्रण के समानुपाती होता है, ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों। तो यहाँ पे A जो है ये क्या है? ये सांद्रण है, पावर जो प्रदर्शित है। वेग बराबर वेग प्रोपोर्शनल टू A का सांद्रण इंटू B का सांद्रण, और जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटता है बच्चों तो हमारा आता है एक कांस्टेंट, अर्थात वेग इज इक्वल टू K, E का सांद्रण और B का सांद्रण। आइए आगे देखते हैं। अब अभिक्रिया वेग हम पढ़ चुके हैं, माइनस कैसे प्रदर्शित करते हैं? माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू K, E का सांद्रण और B का सांद्रण। यहाँ पे हम देखेंगे कि अभिक्रिया वेग अभिक्रिया की दर बराबर किसके समानुपाती है? अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती है। यहाँ हम देखते हैं कि K क्या है बच्चों? समानुपातिक स्थिरांक है, जिसे दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक कहते हैं। इसी तरह से यदि अभिकारक का सांद्रण को हम मोल प्रति लीटर में प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो यदि अभिकारक का सांद्रण 1 मोल प्रति लीटर लिया जाए तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? K इंटू 1, अर्थात अभिक्रिया की दर K के बराबर हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। हम इसे कैसे कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया की दर स्थिरांक उस दर के बराबर होता है जब अभिक्रिया में अभिकारकों का सांद्रण इकाई होता है। अर्थात किसी भी अभिक्रिया का दर स्थिरांक उस दर के बराबर होता है जब अभिक्रिया में अभिकारकों का सांद्रण इकाई होता है। आइए देखते हैं कि दर स्थिरांक के क्या अभिलक्षण है। दर स्थिरांक अर्थात K के अभिलक्षण का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि उसकी क्या विशेषता होती है, क्या गुण होता है। आइए देखते हैं कि दर स्थिरांक अभिक्रिया के दर की माप है, जैसा कि प्रदर्शित है पहली स्लाइड में बताया है आपको। दूसरा जो पॉइंट है कि विभिन्न अभिक्रियाओं में K के मान भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि समान अभिक्रियाएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं में K का मान जो होगा वो भिन्न भिन्न होगा। तीसरा है जो इसका लक्षण है कि उसी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मान ताप के साथ परिवर्तित होता है। अर्थात जिस अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक निश्चित है उस अभिक्रिया का यदि हम ताप परिवर्तित करते हैं तो दर स्थिरांक का मान जो होगा वो बच्चों ताप के साथ परिवर्तित होगा। चौथा जो पॉइंट है वो है दर स्थिरांक अभिकार के सांद्रण से प्रभावित नहीं होता है। अर्थात जैसा कि पता है, अभी आपने देखा ही है कि
कि दर स्थिरांक जो होता है उसके ऊपर अभिकारक के सांद्रण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि अभिकारक का सांद्रण कम है या ज्यादा है। तो यहाँ पे हमें ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया एवं पश्च अभिक्रिया में K का मान भिन्न भिन्न साम्यावस्था में समान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसे नोट करिएगा कि किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया मतलब कि NO प्लस O2 और पश्च अभिक्रिया का मतलब है 2NO2 का वियोजन अभिक्रिया में K का जो मान है वो भिन्न भिन्न साम्यावस्था में समान होता है, अर्थात बदलता नहीं है यहाँ पे K का मान, क्योंकि अभिक्रिया एक ही है। इसी तरह से हम देखते हैं कि उपरोक्त अभिक्रिया के वेग का निर्धारण या किसी एक अभिकारक की सांद्रता को स्थिर रखते हुए दूसरे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन करके अथवा दोनों अभिकारकों की सांद्रता परिवर्तित करके प्रारंभिक सांद्रताओं के फलन के रूप में कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस पॉइंट को कैसे कर सकते हैं। जैसे वेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K NO का स्क्वायर O2। अब अवकलन रूप में हम कैसे लिखेंगे, माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू K NO की पावर 2 और O2 चूंकि इसका पावर एक ही है। उदाहरण जैसे ये अभिक्रिया है CHCl3 प्लस Cl2 CCl4 प्लस HCl, इसका वेग हम कैसे लिखेंगे, वेग समीकरण CHCl3 Cl2, अब यहाँ Cl2 है तो यहाँ इसकी पावर कितनी है, हाफ। इसी तरह से ये दूसरी अभिक्रिया है एस्टर का जल अपघटन जिसमें बनता है एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पे चूंकि ये अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है तो इसका सांद्रण कम रहता है, अतः इसका वेग समीकरण बराबर क्या होगा, वेग इज इक्वल टू K CH3COO C2H5 का सांद्रण और H2O का पावर 0। अब निष्कर्ष क्या निकलता है उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया से, हम क्या कह सकते हैं कि वेग नियम को किसी संतुलित अभिक्रिया को देखकर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका निर्धारण सैद्धांतिक रूप से नहीं हो सकता बल्कि प्रायोगिक रूप से किया जाता है, अर्थात वेग नियम को किसी संतुलित अभिक्रिया को देखकर प्रयुक्त हम नहीं कर सकते हैं। इसका सैद्धांतिक रूप से निर्धारण भी संभव नहीं है। किस तरह से संभव है, प्रायोगिक रूप से हम इसका निर्धारण कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि अभिक्रिया की दर हम पढ़ चुके हैं और दर स्थिरांक, इसमें क्या अंतर होता है बच्चों, ये सवाल परीक्षा में आता है और इस पे आप नोट करिए। पहले देखेंगे कि अभिक्रिया की दर क्या है। इकाई समय में, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया की दर होती है। दर स्थिरांक क्या होता है, अभी हम पढ़े हैं कि अभिक्रिया दर के बराबर जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण इकाई होता है, अर्थात जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण इकाई होता है तो जो अभिक्रिया की दर होती है वही उसका दर स्थिरांक होता है। दूसरा पॉइंट है अभिक्रिया की दर में कि प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है अभिक्रिया की दर, लेकिन दर स्थिरांक प्रारंभिक सांद्रण से स्वतंत्र रहता है। ये कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ लेता है, इसलिए इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो पॉइंट है बच्चों वो है इकाई बदलती नहीं है, अर्थात इसकी यूनिट नहीं बदलती, लेकिन दर स्थिरांक में क्या है बच्चों, इकाई अभिक्रिया कोटि के ऊपर निर्भर करती है। अभिक्रिया कोटि अपन आगे पढ़ेंगे, तो इकाई जो होती है दर स्थिरांक की वो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर होगी, शून्य कोटि की है कि प्रथम कोटि की है, उस पर हमारा K का मान निर्भर करेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता से तात्पर्य है बच्चों कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की संख्या कितनी है, कितने अणु भाग ले रहे हैं, या टक्कर में कितने अणुओं की संख्या है जो टक्कर में भाग ले रहे हैं, इसको हम कहते हैं आणविकता। आइए परिभाषा पे एक नजर डालें कि अभिक्रिया के लिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए अणुओं का आपस में टकराना जरूरी है। जब तक टक्कर नहीं होगी तब तक कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो अभिक्रिया के लिए टक्कर में भाग लेने वाले अणुओं
या आयनों की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको पहले ही बताया है, या इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि प्राथमिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाली स्पीसीज से तात्पर्य है बच्चों परमाणु, अणु या आयन, जो भी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं। प्राथमिक अभिक्रिया से तात्पर्य यहाँ पे ये है बच्चों जो एक ही पद में संपादित होती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक ही पद में संपादित होती हैं, जो कि एक साथ संघट्ट के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया करती हैं की संख्या को हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। आइए अब देखते हैं कि आणविकता के आधार पर कितने तरह की हमारी अभिक्रियाएं होती हैं। पहला जो हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, एक अणु अभिक्रिया। एक अणु जैसा कि नाम से ही है, एक अणु वाली अभिक्रिया। कब परिभाषा क्या है इसकी? जब अभिक्रिया में केवल एक स्पीसीज संलग्न हो, एक अणु अभिक्रिया कहलाती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में सिर्फ एक ही अणु भाग ले रहा है, तब उसे क्या बोलेंगे? एक अणु अभिक्रिया। जैसे उदाहरण यहाँ हम देख रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट का वियोजन N2+3H2O। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही स्पीसीज भाग ले रही है और ये पूरा एक पद में क्रिया संपन्न हो रही है। दूसरा जो उदाहरण है बच्चों, वह द्विअणुक अभिक्रिया है। द्विअणुक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जब अभिक्रिया में एक साथ दो स्पीसीज का संघट्ट होता है। दो स्पीसीज का संघट्ट होता है मतलब एक से ज्यादा अणु, दो अणु भाग ले रहे हैं। जैसे 2HI = H2+I2। ठीक है, H2+I2, यहाँ पे प्लस होना है। आगे देखते हैं त्रिपरमाणु अभिक्रिया। जब अभिक्रिया में एक साथ 3 स्पीसीज का संघट्ट होता है, यहाँ हम देख रहे हैं तो वो कैसी अभिक्रिया होती है? परमाणु अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2NO + O2 = 2NO2। यहाँ पे हम देख रहे हैं त्रिपरमाणविक 3 स्पीसीज, 2 ये और एक ऑक्सीजन का भाग, ये दोनों 3 हो गए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 3 अणुक यही स्पीसीज है, यहाँ पे इनका संघट्ट होता है। अब देखते हैं कि जटिल अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जटिल अभिक्रियाएं क्या होती हैं? प्राथमिक अभिक्रियाएं तो वो अभिक्रियाएं होती हैं जो एक पद में संपादित होती हैं, लेकिन जटिल अभिक्रियाएं कभी भी एक पद में संपादित नहीं होती हैं। अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक संख्या में परमाणु, अणु, आयन भाग लेते हैं तथा वे एक साथ नहीं टकराते, यानी एक साथ वो नहीं टकराते आपस में, कई पद में टकराते हैं और वो अभिक्रिया कई पद में संपन्न होती है। क्या कहलाती है? जटिल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे KClO3 + 6FeSO4 + 3H2SO4। यहाँ देख रहे हैं 3 अणु हैं और कई सारे, मतलब ये एक तरह से जटिल अणु है। और जब ये आपस में तो एक साथ आपस में नहीं टकराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? KCl बनेगा + 3Fe2SO4 का होल थ्राइस बनेगा + 3H2O बनेगा। अब आइए देखते हैं कि इसकी क्या लक्षण है, कैसे हम पहचानेंगे। ये अभिक्रियाएं एक से ज्यादा पदों में पूरी होती हैं, जबकि हमने आपको बताया कि जो प्राथमिक अभिक्रियाएं होती हैं वो एक पद में संपादित होती हैं। प्रत्येक पद में अभिकारकों के सीमित मान शामिल होते हैं। दूसरा जो है, संपूर्ण अभिक्रिया में उपस्थित पदों का क्रम अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाती है। तीसरा जो पॉइंट है, इन अभिकारकों के लिए अणु संख्यता का कोई महत्व नहीं होता। अर्थात जटिल अभिक्रियाओं में अणु संख्यता का कोई भी महत्व नहीं होता है। स्पष्ट है बच्चों यहाँ पे पूरी तरह से? चलिए अब आगे देखते हैं कि हम इस अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, हमने निष्कर्ष निकाला है कि जो अभिक्रिया की सांद्रता होती है वो एक सैद्धांतिक धारणा है। आणविकता शून्य, ऋणात्मक, प्रभाजी, अनिश्चित व काल्पनिक नहीं हो सकती। आणविकता 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 3 से ज्यादा अणु आपस में संघट्ट नहीं हो पाते। संघट्ट का मतलब है आपस में टकराना। तो यहाँ हम आणविकता का ये निष्कर्ष 3 बिंदुओं के आधार पर हमने आणविकता का निष्कर्ष निकाला है। चलिए आगे देखते हैं कि अब अणु संख्यता व अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
आइए इस पे एक एक पॉइंट पे नजर डालेंगे। पहला जो है अणु संख्यिता में, यह एक पदी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होती है, जबकि कोटि क्या होती है? यह अणुओं की वह संख्या है जिसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है तथा जो दर को प्रभावित करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि यह एक सैद्धांतिक धारणा है। अणु संख्यिता क्या है? एक सैद्धांतिक धारणा है और अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा निर्धारित होती है, अर्थात यह एक सैद्धांतिक धारणा नहीं है। इसका निर्धारण कैसे होता है बच्चों? प्रयोगों के द्वारा होता है। यह सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक मान भी संभव है। मतलब ये एक पूर्णांक होगी, ये भिन्न के रूप में भी अभिक्रिया की कोटि हो सकती है। चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, शून्य मान संभव नहीं होता है, यानी अणु संख्यिता कभी भी शून्य नहीं होगी, लेकिन अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य भी संभव है। पांचवा जो पॉइंट है, इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, अर्थात अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है इसके संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है कि कितने पद में हो रही है, कैसे संपन्न हो रही है, लेकिन ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है, अभिक्रिया की कोटि है, इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में हमें पूरी जानकारी प्राप्त होती है। आइए आगे देखते हैं बच्चों कि अब अभिक्रिया की कोटि क्या है। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसके पिछले जो दोनों में अंतर समझाया है, ये भी प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है 4 नंबर का। अब आइए इस पे नजर डालें कि अभिक्रिया की कोटि को हम कैसे परिभाषित करें। क्या है अभिक्रिया की कोटि? तो यहाँ पे देखेंगे कि किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अर्थात जो हम सांद्रता प्रयुक्त करते हैं उसमें घात रूप में जो उपस्थित रहती है, उनका योग क्या कहलाता है बच्चों? अभिक्रिया की कोटि, जिसे हम आगे अभी देखेंगे, समझेंगे। अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3 अथवा भिन्नात्मक भी हो सकती है। फिर अभिक्रिया की कोटि के शून्य होने का अर्थ है कि अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। आगे देखते हैं कि अब इसका व्यंजक हम कैसे निकालेंगे। कभी भी अभिक्रिया की कोटि पूछा जाता है बच्चों 3 नंबर में, तो आप इसको पूरी तरह से आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरे अंक प्रदान किए जाते हैं। एक सामान्य अभिक्रिया, यहाँ पे हम एक सामान्य अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। AA प्लस BB इज इक्वल टू CC प्लस DD के लिए वेग क्या होता है? वेग इज इक्वल टू K, A का सांद्रण और B का सांद्रण। यहाँ जो सांद्रण यहाँ देख रहे हैं हम x, A की पावर x और B की पावर y। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि जो x प्लस y है, ये क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू n। जैसा कि घातांकों का, सांद्रण के घातांकों का योग ही अभिक्रिया की कोटि है। यहाँ हम पढ़ चुके हैं अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा के रूप में। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n, अर्थात n क्या है? अभिक्रिया की कोटि। यहाँ हम देख लेते हैं वेग, अब k का यहाँ पे मान निकाल लेंगे। वेग डिवाइडेड बाय a की पावर x, b की पावर y, सांद्रता बटे समय इज इक्वल इंटू 1 अपॉन सांद्रता की पावर n। जब a की सांद्रता बराबर हो b की सांद्रता, तो सांद्रता की इकाई क्या हो जाएगी बच्चों? मोल प्रति लीटर, और समय की इकाई क्या हो जाएगी? सेकंड। अब देखते हैं कि दो तरह की हमें अभिक्रिया इस अध्याय में अध्ययन करना है। शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया। यहाँ हमने द्वितीय कोट की अभिक्रिया का एक चार्ट ये बच्चों आपको बताया है, और अक्सर परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जाता है, 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। शून्य कोट की अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होगा। वेग स्थिरांक की इकाई इसकी क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक सवाल दे देते हैं उसमें इकाई लिखी रहती है और आपको पहचानना होता है कि ये किस कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कोटि क्या होगी? 1, और इसका जो इकाई होगी सेकेंड इनवर्स होगी। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? 2 होगी, और इसकी जो यूनिट होगी बच्चों
वो मोल, इनवर्स, लीटर, सेकेंड, इनवर्स। तो ये जो यूनिट्स हैं बच्चों, इनको आपको अच्छे से समझना है और इनको अपने को याद भी करना है। इसी से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। यूनिट दी रहती है, सिंपल प्रश्न रहता है और बच्चे नहीं कर पाते। आइए आगे एक प्रश्न देखते हैं। जैसे एक प्रश्न है, वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया की कोट की पहचान कीजिए। k इज इक्वल टू 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ लीटर मोल इनवर्स s सेकेंड इनवर्स। k इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ यूनिट से ही हम यहाँ पे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है उसकी कौन सी है, मोल इनवर्स, लीटर, सेकेंड इनवर्स द्वितीय कोट की अभिक्रिया की इकाई है और सेकेंड इनवर्स प्रथम कोट की अभिक्रिया की इकाई है। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं बच्चों और आपको इसी तरह से उसका अध्ययन करना है। चलिए बच्चों, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उन के संबंधित प्रश्नों पर एक नजर डालेंगे। आशा है कि आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा और आपने अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे नजर डालें। पहला प्रश्न है बच्चों, वेग स्थिरांक क्या है, व्यंजक निगमित कीजिए। दूसरा है, अभिक्रिया की दर व दर स्थिरांक में अंतर लिखिए। तीसरा है, अभिक्रिया की आणविकता उदाहरण सहित समझाइए। चौथा है, अणु संख्यता व अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखिए। बच्चों, ये चारों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। आशा है कि आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा और आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।